थैंक यू बताने के वेलकम लिए। सर। ओके फाइन, शो द प्रीवियस स्लाइड। अरे प्रीवियस स्लाइड में लास्ट लेक्चर में की हुई थी। यू आर जस्ट वेस्टिंग माय टाइम यार। जल्दी जल्दी जस्ट नोट डाउन कर लो, एक सेकेंड। ये हो गया, फिर ये करेंगे। डाउट डाउट चुप करो यार, कितने डाउट पूछोगे? ऑलरेडी लेक्चर्स इतने कम हो चुके हैं, उसके बाद भी तुम लोग डाउट पूछ रहे हो। डाउट के लिए हमने स्पेशली 2 सेशंस रखे हुए हैं यार, एक व्हाट्सएप सेशन और एक डाउट से जूम सेशन। उसमें आओ, उसमें बात करेंगे 1 to 1 यार। जो व्हाट्सएप डाउट ग्रुप में नहीं है, आस्क योर सेंटर कोऑर्डिनेटर, ही विल ऐड यू इन दी व्हाट्सएप डाउट ग्रुप। ओके, ये हो गया। तो फिर ये सम दिए थे मैंने, बहुत ही इजी है। अब ये सम जो है तुम्हें जल्दी सॉल्व करो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ पूरे 3 मिनट। इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन आवर सिलेबस? मेरे ख्याल से एक चैप्टर रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। हम लोग एक एक ग्लिम्स देखने वाले हैं, ग्लिम्स, जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आंसर मिल गए सबको? आंसर आना स्टार्ट हो गए? जिसने किया हुआ है वेरी नाइस। मुझे जो मुझे जो प्रॉब्लम दिखी वो इसी सम में दिखी, मोस्ट ऑफ दी, ये वाले सम में। ये वाला सम जो है किसी को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो है वो गलत आया था। याद रखो यहाँ पे लिथियम जो है, ग्रुप 1 लिथियम। लिथियम जो है एक मेटल है, उसकी वैलेंसी जो है वो डोनेट करेगा तो +1, तो उसकी वैलेंसी +1, ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा, प्लस एक्स एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय लिथियम और एल्यूमिनियम, दोनों के दोनों मेटल्स हैं। मेटल से जो है हाइड्रोजन हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स देगा, अ, देगा कि लेगा? मेटल है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। ये हाइड्रोजन जो है मेटल्स मेटल्स से जो है इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और जो छीनता है -1, तो इधर यहाँ पे जो है हाइड्रोजन इज -1। बहुत जिन्होंने +1 लिखा हुआ था, यही मिस्टेक थी। ठीक है, -1 है।
फर्स्ट इज +6, सेकंड इज +5, थर्ड का आंसर इज +7, फोर्थ इज +7, फिफ्थ इज +4, सिक्स का इज ऑक्सीडेशन नंबर -1/3, सेवेंथ इज +5, एट्थ जो है वो है प्लस एट्थ इज एट्थ इज +6 और नाइन्थ जो है वो है +3। और इस तरीके से जो है हमने सॉल्व कर लिया। नोट डाउन कर लो, ये होमवर्क है। LiAlH4। H हमने सुना हुआ था, जो मेटल्स के सामने जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, मेटल से जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करेगा, दे देंगे, तो हाइड्रोजन जो है रिसीव करेगा। एल का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। Li का इज +1, Li प्लस ए प्लस H4, 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल्स टू 0। 1 प्लस x -4 इज इक्वल्स टू 0। x -3 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू +3। x इज इक्वल्स टू +3। अगर एक ही कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं तो मेटल एंड नॉन मेटल अगर दोनों हैं तो अगर एक भी नॉन मेटल है तो फिर हम लोग जो है नॉन मेटल का ही वैल्यू लेंगे। लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं, मोस्टली तुम्हें जो है हमेशा दोनों मेटल्स ही देंगे या फिर दोनों नॉन मेटल्स ही देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ये होमवर्क है। CH3HCOOH जो भी है ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम लोग जो है फिजिकल केमिस्ट्री देख रहे हैं। डोंट आस्क अबाउट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। The rules of organic chemistry are completely different from physical chemistry. Rushil, Rushil, I had taught about how the science work in oxidation number in previous lecture. Please go through my previous lecture. You will able to come to know. एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एलिमेंटल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब एलिमेंटल फॉर्म मतलब इन द सेंस कि इन जनरल जो ग्राउंड स्टेट पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉट एलिमेंटल फॉर्म। ग्राउंड स्टेट जैसे H2O हो गया, तो H2O जो है वो स्टेबल है, तो वो 0 रहेगा। NaOH हो गया, HCl हो गया, ये सारे के सारे 0 रहेंगे। ऑल्सो एलिमेंटल फॉर्म का मेरा ये मतलब था कि जिसने अब तक इलेक्ट्रॉन्स न लिए हैं न दिए हैं, तो बेसिकली वो 0 रहेंगे।
अरे तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो मैंने बताया था ना, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू ऑलवेज टेक द इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटल्स जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स छीनते हैं, तो हाइड्रोजन दे देगा। तो हाइड्रोजन अगर दे देगा तो फिर बेसिकली वही हो गई ना वैलेंसी, तो नॉन मेटल जो रहेगा उसके वैलेंसी है वो माइनस में होगा। HCl के पास माइनस वन चार्ज नहीं है। HCl जो ग्राउंड स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है HCl का। सिक्स्थ रूल, विच वन इज सिक्स्थ रूल? कोई सिक्स्थ रूल है ही नहीं। अनम्यूटेड आशुतोष बोलो। Sir, what is sodium's oxidation number? सोडियम का, अगर सोडियम ने न इलेक्ट्रॉन लिया है एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। बेसिकली अगर कोई भी रिएक्शन में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, सर क्योंकि और अगर टॉक्सिसिटी वो कोई 0। सर और अगर वो कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका +1 होगा ना? बिल्कुल, तो उसका जो है वो +1 होगा, बिकॉज ही इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा याद रखो, द एलिमेंट्स जो डोनेट करते हैं, डोनेट कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। डोनेशन इज अ गुड थिंग, सबको डोनेशन करना चाहिए, तुम्हें भी डोनेट करना चाहिए, ठीक है? यस सर। तो डोनेशन इज अ गुड थिंग, तो गुड थिंग है। तो जो डोनेट करता है उसके अंदर कैसी फीलिंग आती है? वो इंसान के अंदर सर पॉजिटिव वाली पॉजिटिव। फीलिंग आती है। तो फिर मतलब जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। जो ओके सर। छीनते हैं, जो छीनने की भावना रखते हैं, जो हमेशा छीनते हैं, देते कभी नहीं है, दे आर व्हाट काइंड ऑफ पीपल? दे आर नेगेटिव नेगेटिवली सर। पीपल। तो उनके ऊपर कौन सी चार्ज आती है? सर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। समझा? ऐसे याद रख लो। ओके सर। माय वॉइस इज क्लियर राइट नाउ? टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो है होमवर्क किया हुआ है, तो होमवर्क जाके देख लेना, वहां पे तुम्हें प्रोसेस भी पता चल जाएगा कि होमवर्क उन्होंने सॉल्व कैसे किया है। तो देयर इज नो नीड टू राइट इट। ओके, नाउ दिस इज डन। अनम्यूट किया अमार्त्य, अनम्यूट। प्रतीक अनम्यूटेड। हाँ सर, हाँ oxidation बोलो। oxidation number is just same as valency. So your voice is cracking. नंबर इज जस्ट सेम एज वैलेंसी, सिर्फ साइन का मतलब है। वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर, वेयर एज ऑक्सीडेशन नंबर इज साइन एसोसिएटेड विद वैलेंसी। ओके, तो ओके, हम जस्ट कोई तो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कोई तो एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी इतना नहीं। कभी भी नहीं हो सकता ऐसे, कभी भी नहीं हो सकता ऐसे। ऑक्सीडेशन नंबर इज जस्ट वैलेंसी एसोसिएटेड विद साइन। ओके, सो जो वैलेंसी है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बस ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग साइन दे देते हैं, वैलेंसी में देयर इज नो साइन। ओके ओके। So I have a doubt. हाँ बोलो। So what, sir? You told that like elements react to get positive or negative state. या But sir, what is suppose an element splits into further two elements? Then टू, an element splits into two elements. So what will the charge be in the other two elements? इफ एन एलिमेंट स्प्लिट्स इनटू अदर टू एलिमेंट्स। Yes, yes. So व्हाट, जैसे एग्जांपल? so uranium alpha particle goes through it and then it slashes into thorium and krypton. अरे वो न्यूक्लियर है बेटा, हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में पहुंच गया। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस, नॉट न्यूक्लियर रिएक्शंस। और वो वहां पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, Hello? यूरेनियम जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है क्योंकि वहां पे जो है न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। Yes, sir.
प्रोटॉन्स जो है वो टूट रहे हैं और जुड़ रहे हैं, मतलब प्रोटॉन्स डीके हो रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग केमिकल रिएक्शंस बात कर रहे हैं वहाँ पे प्रोटॉन को कुछ फर्क am I audible now? न्यूक्लियर रिएक्शंस आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दीज रिएक्शंस। यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। इन केमिकल रिएक्शंस ऑलवेज गिविंग एंड टेकिंग प्लेस, whereas in nuclear reaction protons decays, nucleus decays, तो हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। those are completely different topics. So those we're talking about electrons over here. we are talking about electrons over here and और जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, यूरेनियम होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का तो रोल पार्टिसिपेशन कुछ होता ही नहीं है। वहां पे तो न्यूक्लियस डीके हो रहा है, वहां पे तो प्रोटॉन डीके हो रहा है। that is completely different concept only. So there's even nuclear reactions, yes. हाँ, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो No, so I'm asking कि there's even nuclear reaction chemistry, right? न्यूक्लियर रिएक्शन In chemistry, sir. हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन इन केमिस्ट्री क्या? So nuclear reaction में plus minus कैसे देते हैं फिर? न्यूक्लियर रिएक्शन में प्लस माइनस कहाँ देगा तू? किधर देगा? कौन से नंबर पे? क्या यूरेनियम को प्लस माइनस देगा? किसको पूछ रहा हूँ? किसको देने की कोशिश कर रहा है तू प्लस माइनस? So krypton और thorium में like. हाँ, krypton is a noble gas. Krypton and thorium, sir. How will you able to give them charges? चार्जेस, अगर वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन हो रहा है तो फिर मैं उसको चार्ज दे दूंगा। लेकिन बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज एंड गेन हो रहे हैं तो ही मैं उसे चार्ज दूंगा। अगर प्रोटॉन डीके हो रहा है तो फिर मैं उसको चार्ज नहीं दूंगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स गिविंग एंड टेकिंग हो ही नहीं रहा। दो टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं यूरेनियम और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, एक गिविंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेकंड वन इज न्यूक्लियर रिएक्शन। तो वहां पे जो है गिविंग एंड डोनेटिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। मैं तो जस्ट डू वन थिंग, डोंट कंसीडर, we are not talking about at present about radioactive elements, so don't include radioactive elements into all the radioactive elements की चांस आएगी तो हम लोग उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। ओके, just don't include radioactive elements in all these type of concepts. जब radioactive elements का आएगा टॉपिक आएगा, उनके ऊपर स्पेसिफिक पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं, तो we will learn about them in those chapters. Okay, yes sir, thank you sir. yeah, I hope this is done. आगे बढ़ते हैं। Now we are going to learn about crisscross method. Okay, crisscross method, AX BY. Basically, what this crisscross method means, and BY. Okay, so basically Y जो है A और B. So basically Y X A की वैलेंसी है Y and B की वैलेंसी is X. Y जो है वो B के पास जाएगा, X जो है it will go towards A, और इस पूरा मॉलिक्यूल का जो नाम होगा वो होगा AXBY. Okay, this is called crisscross method. Same goes for HCl also. HCl. So Cl की वैलेंसी H के पास जाएगी और H की वैलेंसी 1 के पास जाएगी. तो बेसिकली यहाँ दोनों ने क्रॉस कर लिया वैलेंसीज, and then we will get the formula which is HCl. Same goes for C और O also. कार्बन की वैलेंसी is 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी is 2, +4 -2. ओके, तो हम लोग इनको इनके लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे. सो 2 1s are 2 and 2 2s are 4. 2 जाएगा ऑक्सीजन के पास, 1 जाएगा कार्बन के पास, and the molecule will be CO2. Okay, so in this case, as you know, oxygen 2 है, so below CO you will get the, याद रखना यहाँ पे जो है CO2 is naturally forming compound. प्लांट्स में से CO2 मिलता है, they release CO2. Basically CO2 form होना is very easy, whereas
बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो क्रिस क्रॉस मेथड फॉलो नहीं करते, जैसे कि सीओ, इट डजंट फॉलो द मेथड ऑफ क्रिस क्रॉस। बेसिकली क्यों? क्योंकि सीओ इज नथिंग बट वो क्यों जनरेट होता है? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होते हैं, तो उसके वजह से सीओ फॉर्म होता है। तो ये जो है forcibly made products, they are forcibly made products, okay? तो यहाँ पे जो है सीओ जो forcibly made substances रहते हैं उनके ऊपर क्रिस क्रॉस मेथड वर्क नहीं करता, ओके? फोर्सिबली का मेरा मतलब ये है कि उनको जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर देंगे तो वो कंप्लीटली डिफरेंट मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फोर्सिबली मेड होते हैं, जो डिफरेंट कंडीशंस और प्रेशर्स में फॉर्म होते हैं, उनको जो है उनके ऊपर क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई नहीं होता। Now let's study about the nomenclature of some of the compounds. Okay, nomenclature of some of the compounds. So metals with non-metals. यहाँ पे metals with non-metals. If we see properly, I have to we have to put the atom having the positive charge first, and then we will put the atom having the negative charge second, okay, in last. तो बेसिकली मेटल्स विद नॉन मेटल्स में जो है वो क्या होता है, Na फर्स्ट आएगा, Cl माइनस आएगा, बिकॉज Na हैव द पॉजिटिव चार्ज वेयर एज Cl हैव द नेगेटिव चार्ज. फॉर NH4 SO4 so also here also it is the same thing. अगर NH4 की बात करें, NH4 SO4, तो NH4 का जो चार्ज होता है वो +1 होता है और SO4 का चार्ज इज -2. प्लस पॉजिटिव चार्ज रेडिकल हमने फर्स्ट रखा एंड द नेगेटिवली चार्ज रेडिकल वी केप्ट इट आफ्टरवर्ड्स. तो 2 जाएगा NH4 के पास एंड 1 विल गो टुवर्ड्स SO4. सो मॉलिक्यूल व्हिच वुड बी फॉर्म्ड 4 SO4, NH4 twice SO4, which is nothing but ammonium sulfate. Okay, तो NH4 twice आ जाएगा because of the valency of this SO4. NaHCO3, same goes for this NaHCO3 also. NaHCO3, HCO3 is bicarbonate. So HCO3 -1 होता है and Na is +1. So if we cross multiply, criss cross method, so what molecule which would be formed is NaHCO3. The molecule which would be formed is NaHCO3. Same goes for this also, Na2CO3. So NaCO3, which is carbonate. Carbonate ka molecule is -2 and Na ka is +1 oxidation number. So basically, and the molecule which would formed be is Na2CO3, which is sodium carbonate. HCO3 is a radical. HCO3 is a radical. जैसे SO4 रेडिकल होता है ना, SO4 कैसे एक रेडिकल है, SO4 -2, वैसे ही HCO3 माइनस होता है, कार्बोनेट. हमने वो वैलेंसीज में देखा था, जो मोनोवैलेंट वैलेंसीज, जो वैलेंसीज के 2 पेजेस हमने पहले पढ़े हुए थे, उसमें HCO3 कार्बोनेट था, बाइकार्बोनेट था. ओके, SO4, HCO3, CO3, ये सारे के सारे रेडिकल्स हैं. ओके, गॉट इट? सबको समझा? अब बात करते हैं पॉजिटिव आयंस के बारे में. पॉजिटिव आयंस, Na+ सोडियम होता है, 2 जिंक होता है, Ca+2 कैल्शियम होता है. ओके, देख लो सारे के सारे ये पॉजिटिव आयंस हैं.
मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर नहीं वर्क करेगा क्रिस क्रॉस। रोहन, हाँ, we will take HCO3 as a compound, as not as a compound, as a radical। HCO3 के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगी, तभी वो Na के साथ जुड़ेगा और एक कंपाउंड। HCO3 हमेशा माइनस रहता है, वो एक रेडिकल है, ना कि कंपाउंड। व्हाट आर रेडिकल्स? अरे यार पुराने वाले लेक्चर्स देखो तुम लोग। I totally made you understand what are difference between radicals and ions. So पॉजिटिव आयंस में Na प्लस जो है सोडियम है, Zn प्लस 2 जिंक, Ca प्लस 2 कैल्शियम। ओके, याद रखना एसिटिलीन, एसिटिलीन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। Why we are learning about physical chemistry? Why are you talking about acetylene, which is comes under organic chemistry? Na plus sodium, Zn plus 2 zinc, Ca plus 2 calcium. Okay, Ca plus 2 is calcium. If we see it properly regarding the nomenclature, हमेशा lower वाले जो atoms रहते हैं उनके ending में हमेशा OUS आता है। Okay, और जो हायर वाले वैलेंसीज रहते हैं, जिनकी हायर वैलेंसीज रहती है, उनके एंडिंग में IC इक आता है। सबने ये देखा था, हमने जैसे हमने कॉपर क्यूप्रिक क्यूप्रस के बारे में पढ़ा था, मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस के लिए पढ़ा था, तो फेरिक और फेरस के लिए पढ़ा था। वैसे ही सेम टू सेम चीज अप्लाई हो रही है। लोअर के लिए हमेशा OUS यूज होता है और हायर के लिए हमेशा इक। लोअर के लिए OUS एज इन फेरस और हायर के लिए इक एज इन फेरिक। यहाँ पे देखोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है कम है, इसकी वैलेंसी कम है, तो +2 है, इसलिए OUS। इसकी ज्यादा है, जब आयरन की ज्यादा है तो फेरिक। पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मींस पॉलीएटॉमिक में जो है कहते हैं उनके एंडिंग में हमेशा ओनियम आता है, ओनियम, जैसे हाइड्रोनियम, अमोनियम। तो बेसिकली जो पॉलीएटॉमिक सब्सटेंसेस रहते हैं उनके एंडिंग में हमेशा, पॉलीएटॉमिक सब्सटेंसेस के ऊपर जब चार्ज होती है तो उनके एंडिंग में हमेशा ओनियम आता है, हाइड्रोनियम, अमोनियम। ओके, नेगेटिव आयंस की बात करेंगे तो हम उनके एंडिंग में हमेशा आइड आता है, IDE। we write IDE as a suffix in negative ions. Okay, so the suffix IDE is used. Okay, the suffix IDE is used. Okay, so अगर हम लोग F की बात करेंगे तो F minus is fluoride, O2 minus is oxide। एंडिंग में देखो एज अ सफिक्स आइड यूज हो रहा है, आयोडीन, आयोडाइड, नाइट, N3 minus nitride, C4 minus carbide, P3 minus phosphide। ओके, अब अगर पॉलीएटॉमिक है, ये तो सिंगल एटम्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आई है। इफ देयर आर पॉलीएटॉमिक देन द सफिक्स इज आइट और एट इज यूज्ड। देन द सफिक्स इज आइट और एट इज यूज्ड, एज इन लोअर के लिए आइट एंड द हायर के लिए एट। मतलब लोअर इन द सेंस की जिसके पास लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन है उनके लिए आइट यूज होता है, और जिनके पास हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए एट यूज होता है। तो ये नाइट्राइट, तो हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो नाइट्रेट। वेरी लो हाइपोक्लोराइट, तो यहाँ पे O4 है, ऑक्सीजन के ज्यादा एटम्स हैं, तो पर क्लोराइट। ओके, तो हाइड्रोजन पर क्लोराइट यूज होता है। जैसे जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जब नॉन मेटल्स साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आयन पहले आता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पहले आता है, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर जिसका होता है वो बाद में आता है। बेसिकली वी आर लर्निंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो बेसिकली वी आर लर्निंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। पहले जो पॉजिटिव आयन होता है वो हमेशा, जिसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो पहले आता है, और जिसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो बाद में आता है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। ठीक है, तो वो +1 हाइड्रोजन पहले लिखा हमने और क्लोरीन बाद में लिखा। सेम चीज, ये कभी भूलनी ही नहीं है।
Same goes for NaCl also. Na is +1 and Cl is -1. तो हमेशा Na पहले लिखेंगे और Cl जो है बाद में लिखेंगे. ओके केमिकल फॉर्मूला जो है हम कैसे लिख सकते हैं? बहुत ही इजी तरीका है केमिकल फॉर्मूलाज लिखने का. पॉजिटिव आयन पहले लिखेंगे, नेगेटिव आयन बाद में लिखेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें वो मॉलिक्यूल मिल गया. सेम चीज फिर से फॉर्मूलाज लिखने का एक ही तरीका है, पॉजिटिव एटम पहले और नेगेटिव एटम बाद में. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें वो मॉलिक्यूल मिल जाएगा. H और S, H is 1 +1 और S is -2. सल्फर की वैलेंसी -2, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इंटरचेंज कर लेंगे तो फिर H2S. Okay, so we are done for now. I will provide you the PDF. Okay, I will give you the PDF. Why would you want to leave? The lecture will go till 7:50. Write down formula. जल्दी लिखो. होमवर्क नहीं है, अभी सॉल्व करो. क्वेश्चंस पूछूंगा. कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला. कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो सकता है? What do you guys think? What should be the formula of calcium chloride? मैं रैंडमली एक दो स्टूडेंट्स को जो है अनम्यूट करूंगा एंड यू हैव टू टेल द आंसर. ओके काव्या अग्रवाल. Yes, sir. सेंटर नेम नहीं लिखा है काव्या. Sorry, सेंटर नेम नहीं लिखा है आपने अपने नाम में. sir, Andheri. I'll अभी तो write है. it right now. हाँ ठीक है, पहले बताओ कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला. So calcium chloride का formula है. क्या Sir, है? one सर minute. है. अच्छा ठीक है, कैल्शियम का सिंबल बताओ. Ca. क्लोराइड का सिंबल बताओ. CH. Sir, it's CaCl2. किसने कहा CaCl2 होता है? By what logic did you conclude this answer? Sir, calcium का valency होता है 2. Okay, Chlorine का valency होता है 1. okay. So calcium will get 1 valency. We interchange valency. So Ca1 and Cl2. I hope सबको पता है कि प्राइवेट चैट्स भी दिखती है यहाँ पे. If I download this, when I download this video ना, so I can see all the private chats also, which you are doing right now. If anyone is doing right now, any kind of private chats, okay? अच्छा ठीक है. Very nice. Just 1 second. Kavya, very nice. Answer was right. Okay, and logic was also right. Just change your name. Yeah, sir. Ayush Mishra.
Ayush Mishra, you also haven't written down your center name. I will throw you out. Now this is the last warning I'm giving you right now, okay? If I found any of the student with not their center name or not mentioning their center name in their username, then I'm gonna throw them out. There is a username called Haladini. H Haladini. What is this? इतना अच्छा नाम किसने रखा है? Hi Haladini. And he left. Someone left. Haladini left. वेटिंग रूम ऑन कर रहा हूं मैं. ओके नाइस. अब बढ़ते हैं हम लोग आशुतोष. Yes, sir. कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मूला क्या हो सकती Sir, है? calcium is Ca and sulfate is SO4 2-. So when we crisscross them, it would be CaSO4. वेरी नाइस आशुतोष. इसी कॉन्फिडेंस के साथ आंसर चाहिए मुझे. ऐसे डर डर के आंसर्स नहीं चाहिए. ओके. हलादिनी कहाँ गया? He just now entered again. Unmute. नाम क्या है तेरा? हलादिनी. Sir, the H is silent. H is silent. तो लादिनी. Yes, sir. लादिन की लादिनी? Ladini. लादनी. ओके. You are a girl. Yes, sir. ओके. इसकी मीनिंग क्या होती है? It's a Sanskrit word for happiness. ओ भी देखो कितना खुश हो रहा हूँ. अच्छा. लादिनी, give me C question. Formula of metal sulfate is MSO4. Then formula of metal chloride will be dash. तो इसका आंसर क्या हो सकता है लादिनी? Sir, MCl2. क्या? MCl2. रीजन बिहाइंड इट? किस लॉजिक से? Sir, because SO4's valency is 2 and chlorine's valency is 1. So thus M's valency will also be 2. So it will be MCl2. वेरी नाइस. नाइस. बिल्कुल बहुत ही सही. अच्छे से बताया तुम लोगों ने. लादिनी, you made me happy. Now go on mute. Okay. Mute. Okay. D option. Metal oxide have formula M2O. Then write formula of. तीनों का आंसर चाहिए मुझे. तीनों का आंसर चाहिए. प्रीशा देसाई को अनम्यूट किया है मैंने. प्रीशा देसाई, मेटल फॉस्फाइड. वो क्या लगता है मेटल फॉस्फाइड की फॉर्मूला क्या हो सकती है? सर M3P. पक्का? हाँ सर, M3P. पक्का. M3P. हाँ सर. हाँ बिल्कुल राइट है. मेटल फॉस्फेट की फॉर्मूला M3PO4. वेरी नाइस. एंड मेटल फॉस्फाइड? M3PO3. वेरी नाइस. प्रीशा ने बिल्कुल सही आंसर्स बताए हैं. थैंक यू सर. ओके बहुत ही सही है. सबने नोट डाउन कर लिए आंसर्स?
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारी जो है टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज है, उसमें जो है 3 टाइप की केमिकल फॉर्मूलाज हैं। 3 टाइप की केमिकल फॉर्मूलाज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये 3 टाइप्स के फॉर्मूलाज हैं। ओके, सबको समझा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एक्चुअल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जो एक्चुअल एटम में जितने मॉलिक्यूल, उसे हम जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। बेसिकली यही वो ये फॉर्मूला वही है जो हम लोग केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस में लिखते हैं। तो सबको ये पता ही होगा क्योंकि सब जने जो है यही लिखते हैं। सो जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ग्लूकोज की फॉर्मूला है C6H12O6। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आती है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स अ सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अगर ठीक से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मूला इज H2O2। अगर इनके लोवेस्ट फॉर्म में हम लेके जाएंगे तो 2 जो है इट विल गेट कैंसिल्ड एंड द फॉर्मूला विल बी HO। सेम गोज फॉर दिस आल्सो, ग्लूकोज C6H12O6। जो इनको मिनिमल फॉर्म में लेके जाएंगे, लोवेस्ट फॉर्म तक लेके जाएंगे, तो 6 की टेबल जो है सब में कॉमन है, मतलब 6 कॉमन है। 6 1 जा 2 जा, so 1 जा, so CH twice O, CH2O. So the empirical formula of glucose will be CH2O. I hope इतना सबको समझ में आ गया। सबको समझ रहा है ना बेसिकली जो हम कर रहे हैं? What is the difference and utility of these 3 different chemical formulas? There is no there is so much difference. सबको डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा है। यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी एम्पिरिकल फॉर्मूला की नहीं है इतनी। एम्पिरिकल फॉर्मूला की इतनी यूटिलिटी नहीं है। बेसिकली हम लोग हर जगह पे जो है केमिकल इक्वेशंस में भी हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का है, और उसके बाद जो सेकेंड यूज है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का है। ओके, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का यूटिलिटी जो है वो ज्यादा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी यूटिलिटी ज्यादा है। एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग इतनी ज्यादा यूज नहीं करते केमिस्ट्री में। आई होप सबको समझा। CH4, हाँ हाँ परक्लोरेट है वो, किसी ने तो पूछा मुझसे। हाँ वो परक्लोरेट ही है। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल इथेन। इथेन देखो, इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज दिस। ओके, इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज दिस। ओके, अच्छा, ओके, आई होप इतना सबको समझ में आ गया। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है।
अब जल्दी देखो यहाँ पे, व्हाट इज एन, किसी ने आंसर पूछा व्हाट इज एन। देखो दो चीज होती है बेसिकली, कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंपाउंड जो है वो है इथेन, सपोज इथेन है तो इथेन का फॉर्मूला है C2H6, C2H6। तो पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे। तो अगर इथेन है तो इनकी लोवेस्ट फॉर्म तक हम इसे लेके जाएंगे, इसके लोवेस्ट फॉर्म तक। तो ये 2 1s एंड 2 3s, सो CH3। सेम फॉर इथिलीन, इथिलीन जो है वो C2H4 है, लोवेस्ट फॉर्म तक लेके जाएंगे एंड देन इट विल बी CH2। एसिटिलीन, एसिटिलीन जो है वो C2H2 है, तो बेसिकली CH। and same goes for benzene also, C6H6 CH। so दो मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला हो सकती है। so डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला बिल्कुल हो सकती है। ओके, गॉट इट। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अरे दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला में वी जस्ट डू इट, हम उन्हें लोएस्ट फॉर्म तक ले जाते हैं। ओके, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। व्हाट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो यहाँ पे, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब यहाँ पे कार्बन के एक्चुअल में इतने एटम्स हैं और हाइड्रोजन के इतने एटम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कार्बन के 2 एटम्स हैं तो वी विल पुट 2 कार्बन एटम्स लाइक दिस, और उसके बाद हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 6। तो कार्बन बॉन्ड्स कितने बना सकता है? कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स, कार्बन कैन मेक 4 bonds. Okay, got it? So carbon can bonds। तो हाइड्रोजन के 6 एटम है तो 3 इसको मिलेंगे, 3 ये ले लेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड जो है हाइड्रोजन और कार्बन बनाएंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड जो है हाइड्रोजन और कार्बन बनाएंगे। 4th बॉन्ड बनाना बाकी है, तो ये 4th बॉन्ड जो है कार्बन टू कार्बन होगा। और इस तरीके से दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथेन। इफ वी गो टुवर्ड्स इथिलीन, तो यहाँ पे इथिलीन का फॉर्मूला इज C2H4। ओके, सो व्हाट विल डू हियर इज C। ओके, H4 है तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ, हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ, कार्बन टू कार्बन। तो कार्बन कैन मैक्सिमम में कार्बन जो है वो बनाता है 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड उसने ऑलरेडी बना लिए हैं, तो हेयर कार्बन टू कार्बन होगा डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनेंगे। C2H2 एसिटिलीन, तो कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ओके, तो कार्बन मैक्सिमम कैन मेक 4 बॉन्ड्स, एक बॉन्ड उसने बना लिया, तो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन होगा ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नाउ C6H6 बेंजीन। बेंजीन तो एकदम डिफरेंट ही है, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसका स्ट्रक्चर रिंग टाइप होता है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। This is the structure for benzene. Okay, सेंटर में C रहेगा ना, सेंटर में किसके C रहेगा? What do you mean by C? नहीं रे, सेंटर में नहीं रहेगा C, ये C यहाँ पे रहेगा।
ये सी है, ठीक है। यहाँ पे ये हर एक जो ये, अरे यार बेसिकली इसका ये ऐसे होता है, तो ये होता है बेंजीन रिंग, ये होता है बेंजीन रिंग। ओके फाइन। तो ये बेंजीन रिंग होता है, इट कम्स अंडर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। C2C विल बी ट्रिपल, ट्रिपल राइट, C2C विल बी ट्रिपल, नो नो C2C वोंट बी ट्रिपल यार। अगर ठीक से देखें, कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है एक हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन टू कार्बन, तो 3 हो गए, और चौथा यहाँ पे हर एक कार्बन जो है 4-4 बॉन्ड्स ही बना रहे हैं। यहाँ पे 1 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, तीसरा, और ये चौथा, 2 3 4। तो यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स रहते हैं, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स। तो बेसिकली जो सिंगल बॉन्ड जो है ना, जो सिंगल बॉन्ड जो है ना, डबल बॉन्ड है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड C2C डबल ट्रिपल बहुत ही अच्छा वाला बॉन्ड है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो बेसिकली होगा क्या, बेसिकली क्या होगा अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन। तो तोड़ने में जो इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू दिस, और इसको ब्रेक डाउन होने में ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू दिस। ओके, तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो साइक्लिक इन नेचर होते हैं। साइक्लिक, साइक्लिक मतलब जिनका स्ट्रक्चर रिंग जैसा होता है, सर्किल जैसा, नेवर एंडिंग साइक्लिक। ये जो है ये लीनियर है, इनका स्ट्रक्चर इज लीनियर, जबकि इसका स्ट्रक्चर इज साइक्लिक। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर गोल होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, हाँ पोलियोलेफिन भी होता है। अरे हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, बेसिकली यहाँ पे जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH3 CH2 CH तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं जो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिले। CH3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो मुझे C2H6 मिले, C2H6 मिले, तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा। यहाँ पे मुझे CH2 है, मैं यहाँ पे CH2 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो मुझे C2H4 मिले, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा। C2H2 है, तो मैं CH को किससे मल्टीप्लाई करूं जो मुझे C2H2 मिले। C6H6 है, तो मैं CH को किससे मल्टीप्लाई करूं जो मुझे C6H6 मिले, 6। तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाइड बाय 2 है, ये मल्टीप्लाइड बाय 6, ये सारे इनको मैं ले लेता हूँ n, इनको मैं क्या ले लेता हूँ n। तो बेसिकली मेरी फॉर्मूला क्या कहती है कि इफ आई my molecular formula is equals to empirical formula multiplied by n, my molecular formula is empirical formula multiplied by n। ओके, सो बेसिकली n की वैल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको मैं लिख सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। वेट करें या जो भी है, तो बेसिकली हमारी फॉर्मूला ये कहती है कि n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। सबको पता चल गया कैसे? क्लास इज स्टिल
9 PM. तो देखो अभी यहाँ पे अगर ठीक से देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट. ओके, सबको समझा ये चीज? एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH2O. ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें. एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 180 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितनी होगी? एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O 180, तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितनी होगी, क्या होगी? तो बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे कैसे हम? अगर आंसर्स मिलना स्टार्ट हो गए, वेरी नाइस. ठीक से देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट जो है, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट जो है CH2O है, तो C का इज 12, H2 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और O का इज 16, तो टोटल एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट इज 30. नाउ n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट उन्होंने मुझे 180 दिया हुआ है और एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना दिया हुआ है? 30, तो 180 डिवाइड बाय 36. तो n की वैल्यू 6 है, वो 6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ विच इज CH2O, और उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर मिल गया C6H12O6 which is nothing but glucose. Now let's study about chemical equations. How did you find EFW? अरे EFW फाइंड करना इज वेरी इजी, इतना इजी कि मैं बताऊंगा ही नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. चलो ठीक है, EFW इज नथिंग बट, यार हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट. एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें CH2 दिया हुआ है, CH2 दिया हुआ है, तो इसका वेट फाइंड करना इज वेरी इजी. इसका वेट फाइंड करना इज वेरी इजी. कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन का 16 है, सबको प्लस कर दूंगा. तो बेसिकली यही किया है हमने यहाँ पे, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट. कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, टोटल 30. Now let's come to the chemical equations. बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. In the beginning of the times, chemical equations, बहुत जनों ने जो है सुना रहेगा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस. ये टॉपिक का नाम सुना रहेगा, बैलेंस करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशंस को. आई टेक इनटू कंसीडरेशन कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा कि बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशंस को.
बेसिकली इसकी कहानी क्या थी कि इन द बिगिनिंग ऑफ द टाइम्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द साइंटिस्ट, फॉर द केमिस्ट, कि जब भी उन्हें जो है केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने होते थे तो दे वुड यूज टू से कि दैट व्हेन जिंक, दे यूज टू से सच बिग टर्म्स that when zinc reacts with sulfuric acid, then the zinc sulfate is formed along with hydrogen. So they had to put out such big sentences to just define a single chemical reaction, which was very difficult. So they came to a conclusion that we should find out a simple way to mention these chemical reactions. We should mention these chemical reactions in simple terms. So उन्होंने क्या बोला कि instead of writing all this English big sentences, what would we do? We will just put plus sign between the reactants and products and put an arrow to distinguish between the reactants and products. So to distinguish between the reactants and products, we will put an arrow between them, and if there are many reactants and products, we will put a plus sign. So basically they use this method. Zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate plus hydrogen, but they still thought that it is still a big method, a big way to mention a chemical equation. So finally they came to a conclusion that we would instead use symbols, element symbols and formulas instead of writing such complex names. Okay, so zinc के बदले उन्होंने formula symbol यूज किया zinc का, which is Zn. सल्फ्यूरिक एसिड के रिप्लेस में उन्होंने यूज किया H2SO4. जिंक सल्फेट को उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा ZnSO4 और हाइड्रोजन को जो है उन्होंने लिखा H2. ओके, तो बेसिकली मैं केमिकल इक्वेशन को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? केमिकल इक्वेशन is nothing but a reaction. Chemical equation is nothing but a chemical is a way to define. Okay, so chemical equation is a way to define a chemical reaction by using symbols and chemical formulas, by using the chemical symbols and their formulas. Okay, chemical equation की formula मैं कैसे यूज कर सकता हूँ कि chemical equation is a way to define chemical reactions by using symbols and formulas. Okay, सबको समझा बेसिकली कैसे क्या डेफिनेशन है केमिकल इक्वेशन की? If we see it properly, तो यहाँ पे Zn plus H2SO4 है. तो यहाँ से जो है जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ वो हुआ ZnSO4 plus H2. Zn ने जो है H को रिप्लेस कर लिया. If I talk about KClO3, तो KClO3 जो है वो क्या है? वो फॉर्म करता है KCl plus O2. It is not balanced because यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है. तो यहाँ 3 की टेबल में 2 नहीं आता एंड 2 की टेबल में 3 नहीं आता, तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, which is called LCM. तो हम इनका LCM निकालेंगे. तो LCM निकालने पे हमें आता है आंसर 6. तो अब मैं जो है 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? जो 2 से. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा बैलेंस करने के लिए. तो अब ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए? 6 हो गए. लेकिन उस चक्कर में क्लोरीन, पोटेशियम और क्लोरीन के एटम्स जो है वो 2 हो गए. तो मुझे यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा. मुझे यहाँ पे भी 2 लिखना होगा. अब यहाँ पे भी पोटेशियम और क्लोरीन के सिंबल्स 2 हो गए. अब ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है, मुझे 6 लाना है. तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से. तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इस तरीके से जो है ये इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई. ओके, टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस. सबसे पहला केमिकल चेंज है डीकंपोजिशन. इफ वी सी इट प्रॉपर्ली, यहाँ पे जो है चीजें डीकंपोज हो रही हैं. चीजें क्या हो रही हैं? डीकंपोज. getting decomposed into A plus B. AB is getting decomposed into A plus B. तो अगर ठीक से देखोगे तो मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इट इज गेटिंग, हम लोग ऐसे क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दैट इज नाउ हाउ द नेचर वर्क्स. ओके, नेचर जो वर्क करता है उससे हमने केमिकल इक्वेशन बनाई है, ना कि हमने केमिकल इक्वेशन बनाई फिर उससे हमने एलिमेंट्स निकाले. ओके, तो HGO जो है,
HgO, it gets decomposed into Hg and O2. Same goes for CuNO3 twice. CuO plus NO2 plus O2. CuNO3 twice जो है वो डिकम्पोज हो गया CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में. कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है इट इज आल्सो नोन एज एडिशन रिएक्शन. यहाँ पे दो चीजें कंबाइन हो रही है. नाम से मुझे पता चल रहा है कि दो तो कंबाइन होके जो है, जैसे एग्जांपल जो है वो है H2 plus Cl2 gives HCl, H2 plus O2 gives 2H2O. तो यहाँ पे जो है चीजें क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, दो चीजें मिलके एक बन गई. इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. H2 plus Cl2 gives HCl, NH3 plus HCl gives NH4Cl. तो यहाँ पे चीजें हो रही हैं कंबाइन. ओके फाइन, गॉट इट. बस यहाँ तक कर लो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आई होप सबको समझ में आ गया. सबको अनम्यूट किया हुआ है. यहाँ पे इतने सारे हाथ से उठे हुए हैं, सब तो इजी था. Sir, can you please show the next slide? Which slide? वो बनाया Next one. अच्छा, वो बनाकर और फिर उसमें पास्ता डाल दिया. तो ऐसा भी बना सकते हैं. No, sir. Types of chemical change. ये रहा. अच्छा ओके ये Sir, types of chemical. केमिकल इक्वेशंस है, ये केमिकल चेंजेस, यही तो है, यही तो पेज है. Yeah, sir. I want this one. That was right. और कोई है क्या? So please बोलते जाओ बोलते जाओ. So please can you go to the Sir, will you send the photo of the types of structures of the molecule compounds on WhatsApp? हाँ लेकिन तुम्हारे हाँ बिल्कुल मैं वो भेज देता हूँ, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास जो मॉड्यूल जो PDF जो है उसमें भी ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर. अच्छा, वो इथेनॉल इथेन वगैरह का सबका दिया है. हाँ उनका दिया हुआ है. Okay, sir. Thank you. So, sir, can we leave? Yeah, all of you can leave the lecture. Sir, I had one more question. Sir, I had just typed that in the chat box also. Sir, 2 KClO3. Sir, in the balancing of KClO3, sir, can't we just write that KCl plus O3 is equal to KCl plus O2? तो वही तो लिखा था हमने KCl, तो हमने वही तो लिखा था बेसिकली. यही तो है KClO3 O2, यही तो था. Yeah, sir. In this, I'm telling that KCl plus O3 in the LHS. LHS KCl plus 2O3. 2O3. And on the RHS, we can just write that KCl plus 3O2. लेकिन वैसे तो KClO3 KCl plus O2 बनता ही नहीं है. मैंने इसका क्या कि हम लोग जो है केमिकल इक्वेशंस बना के फिर हम लोग दिस इज हाउ द नेचर वर्क्स, जो नेचर वर्क करता है उससे हम लोग केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं, ना कि जो हम लोग केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं उससे हम लोग न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं. So couldn't it be like potassium plus chlorine oxide? Couldn't it be split into potassium plus chlorine oxide? Potassium plus chlorine oxide. Yes, so could have been split into that also, sir. लेकिन फिर वो नहीं होगा ना. अच्छा केमिकल इक्वेशंस है ना, तो पोटेशियम प्लस व्हाट? Chlorine oxide. Which is what? ClO2. Yes, sir. K plus ClO2. Could it be split like that also, sir? हाँ स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन उससे वो रिएक्शन होता है कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट ना. तो KCl2 जो है ये रिएक्शन उससे ये नहीं होता. Oh, so the reactions like it actually happens, sir. It actually happens. मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो केमिकल रिएक्शन उससे हम लोग ने केमिकल इक्वेशंस निकाले हैं, ना कि अपने मर्जी से हम लोग केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं और उससे जो है वो कंपाउंड्स बनेंगे. जो एक्चुअली ऑलरेडी जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इन केमिकल इक्वेशन बाय एक्सप्रेसिंग देम इन केमिकल इक्वेशंस. तो अपनी मर्जी के हिसाब से हम लोग थोड़ी कुछ भी कंपाउंड ले लेके और देखेंगे कि हाँ दोनों साइड से इक्वल रुक रहा है तो मुझे बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग जो है इतने एटम्स ले लेते हैं एसिड्स के. उसका वो केमिकल रिएक्शन होना भी तो चाहिए. And sir, can you go to the chemical formula and empirical formula
So I could not understand this. Yes, sir. So right. So one more. हम्म Yes, sir. So how did you find it as 30, sir? EF. How 30 did you? Yes, sir. ये 30 तो दिख नहीं रहा इस पूरे पेज में. So next page. 30 CH2O है. Yes, sir. कार्बन का कितना है वेट? Carbon 4. नहीं रे. Weight. Oh no, atomic weight. हाँ एटॉमिक वेट. कार्बन का मास कितना है? ऑक्सीजन का 8 है. नहीं तू एटॉमिक नंबर बता रहा है. एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट याद है? ले बेब फिनाइल पी के चल आगे. So wait. ले बेब Six- फिनाइल six- पी के चल आगे. दिस वाज द मेथड थ्रू व्हिच वी लर्नड कि किसके ऊपर 2x लगेगा और किसके ऊपर 2x + 1 लगेगा. So carbon has a valency of 4 and atomic number 6. या मैं वेट की बात कर रहा हूँ. वेट C6 मास नंबर की बात कर रहा हूँ. मास के नंबर कितना होता है कार्बन का? 12. Mass. Oh. मास नंबर इज 12 So कार्बन का. when does it become n square and n square plus 1? So that I couldn't understand. क्या n²? So atomic numbers. So n एटॉमिक square. नंबर्स का हम लोग ट्वाइस करते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर 2n. वेट मास नंबर मिलता है. So sorry, 2n, sir. हाँ 2n. 2x और 2x + 1. Yes, sir. So 2x plus 1 कहाँ यूज होता है? वो गाना बताया था ना मैंने, ले बेब फिनाइल पी के चल आगे. याद है? फर्स्ट लेक्चर. Lithium beryllium. हाँ Beryllium. So I don't know the song, but so I can यार ये देख. ले lithium बेब beryllium. फिनाइल पी के चल आगे. These are exceptions. See, even argon. नहीं. क्लोरीन एंड आर्गन आर सुपर एक्सेप्शंस. Super exceptions का मतलब क्या होता है, sir? This is just my way of learning this. Okay, so actually में ऐसा कुछ नहीं होता है. पढ़ोगे नहीं तुम. तो ले बेब फिनाइल पी के चल आगे. क्लोरीन एंड आर्गन. तो अब यहाँ पे अगर सपोज मैं तुमसे पूछता हूँ कि लिथियम का मास नंबर बताओ मुझे. लिथियम का मास नंबर बताओ, लिथियम का वेट बताओ. तो तुम सबसे पहले जो है ये गाना गाओगे. ले बेब. ले में ही ले आ गया मतलब इसके ऊपर कौन सी फॉर्मूला लगेगी? 2x + 1. ओके, अब 2x + 1 हो गया. अब तुम लोग पहले वाला गाना गाओगे एलिमेंट्स को याद रखने वाला. हाय हेलो लिसन. लिसन इज थर्ड. तो लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3. इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगी 2x + 1. तो 3 का डबल इज 6 और 6 + 1 इज 7. अगर मैं पूछता हूँ अभी कार्बन का बताओ, कार्बन का मास नंबर बताओ, तो अगेन यू विल सिंग दिस सॉन्ग. ले बेब फिनाइल पी के चल आगे. कहीं पे भी कार्बन का प्रोनाउंसिएशन नहीं आया इस गाने में. ले बेब फिनाइल पी के चल आगे. सी कहीं पे भी नहीं आया. मतलब इसके ऊपर लगेगा 2x. टी और 2x लगेगा. कार्बन का फिर से अगेन फर्स्ट वन वाला गाना हाय हेलो लिसन BBC. सी 6. ये 6 एटॉमिक नंबर है तो उसका ट्वाइस आएगा. ट्वाइस मतलब 12. समझा? सोडियम Na. अरे Na तो सबसे पहले ले बेब फिनाइल ना आ गया भाई. मतलब इसके ऊपर लगेगा फॉर्मूला 2x + 1. अब मतलब 2x + 1 तो इसका मास नंबर आ ही जाएगा. अब इसका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं. एटॉमिक नंबर के लिए अगेन यू विल सिंग दी एलिमेंट्स को याद रखने वाला सॉन्ग. न मांगो अल्लाह से. तो न मांगो न इज 11. 11 का डबल 22 + 1 अल्लाह से पेप्सी कोला सोडा और काजू केक. ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक. तो ना तो पहले ही आ गया ना और केक वो तो याद रखने ही है. ना और केक. ना इज 11 और केक इज 20. जैसे हाइड्रोजन और एंडिंग में जो है इधर क्या है? एनी नाइट, फ्राइडे नाइट. तो एनी इज 10, हाइड्रोजन इज 1. But sir, Ne is a नियॉन. noble gas. उससे क्या फर्क पड़ता है? वो एलिमेंट तो है ना. And so तो बेसिकली ये याद रखने का तरीका है. तो वही तो इसके पहले वाले में वही था ना, CH2O समथिंग था ना. तो CH2O का मुझे मास नंबर देखना था. तो CH2O का मास नंबर इसका है 12. यहाँ से हमने पता लगाया. C is 12. हाइड्रोजन का होता है 1. लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो 2 मल्टी प्लस ऑक्सीजन ठीक है. हाँ ले बेब फिनाइल पी के चल आगे. कहीं पे भी O नहीं आया.
मतलब इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगी 2x वाली, इसका मास नंबर जो रहेगा, मास नंबर की फॉर्मूला लगेगी 2x। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन इज 8 O, तो उसका 2x 16, तो ऑक्सीजन का मास नंबर इज 16 प्लस 16 किया मैंने, 12 प्लस 16 6 7 8 28, 28 प्लस 2 30। And so does toughness of an element depends on its chemical bond, like a diamond?